आग लगाए यूरोप, पानी डाले भारत, जी हाँ, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और वॉर जोन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 62वां दिन है आज, समझिए 62 दिन बीत गए। रूस और यूक्रेन का ये जंग जो शुरू हुई थी 24 फरवरी को, 24 फरवरी से शुरू हुई ये जंग आज 62वें दिन कहां जाकर रुक रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, इस सब पर दुनिया भर की नजरें हैं। रूस लगातार अपने हमले तेज और तीखे कर रहा है क्योंकि रूस ने अपनी तरफ से एक डेडलाइन दी है 9 मई की, लेकिन यूक्रेन है जो झुक नहीं रहा है। जेलेंस्की की जिद अपनों को ही मारने पर उतारू है, अपनों का ही खून बहाने पर उतारू है। इन सब के बीच दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। वो भारत जो विश्व शांति का सबसे बड़ा प्रणेता कहा जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत हुई, जिस तरीके से 90 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत आकर भारत की तरफ देखने की एक बड़ी मुहिम शुरू की है, ऐसे में ये लग रहा है कि इस युद्ध में कोई रोक अगर लगा सकता है तो वो है हमारा देश भारत। लेकिन इन सबके उलट देखिए परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां ये है कि इस समय देश में अगर हम कहें तो मिनी ईयू मौजूद है, यूरोपियन यूनियन के वही देश जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार यूक्रेन को यूं कहें कि चढ़ा रहे हैं, जेलेंस्की की जिद को हवा दे रहे हैं और सीधे सीधे यूक्रेन को तबाही की मंजर पर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। आज वही देश जिनके लिए हम कह रहे हैं कि युद्ध में वो आग लगाने का काम करते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि पानी भारत डाले, पानी भारत डालेगा। भारत लगातार विश्व शांति की तरफ ही, उसी समाधान की तरफ इशारा करता रहा है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई ये सोचता है कि भारत को वो अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेगा तो वो बहुत बड़े मुगालते में है, क्योंकि जिस तरीके से ईयू के कुछ खास देश हैं, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, ये लगातार भारत को लोकतांत्रिक देश का हवाला दे रहे हैं, लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये भारत है साहब, ये आईना दिखाने का काम करता है, और इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के उन देशों को आईना दिखा दिया है, और आईना न केवल दिखाया है बल्कि सीधे सीधे जो धूल जमी है उनके आईने पर, उस धूल को हटाने का काम किया है। क्या यूरोपियन यूनियन उस सच्चाई को पचा पाएगा जिसका जिक्र भारत कर रहा है? आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस, जानेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ कि किस तरीके से भारत की तरफ दुनिया भर की निगाहें हैं, लेकिन भारत लगातार दुनिया भर को सच्चाई से अवगत करा रहा है जो आज तक झूठ के पुलंदे पर आधारित है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आइए जल्दी से देख लेते हैं बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के इस युद्ध ने किस मोड़ की तरफ रुख कर लिया है। 62वां दिन, और 62वें दिन भी रूस और यूक्रेन का युद्ध वैसे ही जारी है। युद्ध के बीच जरूर शांति की बात करने के लिए यूएन चीफ फिलहाल रूस पहुंच गए हैं, मॉस्को पहुंच चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस, और मॉस्को पहुंचने के बाद कीव का भी वो दौरा करने वाले हैं, यानी पहले रूस जाएंगे और फिर उसके बाद 28 तारीख को यूक्रेन का रुख करेंगे। युद्ध के बीच रूस बेलारूस पर एक और बड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी एक तरफ शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ सैंक्शंस का खेल चल रहा है। इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन ने दरअसल एथलीट्स पर बैन लगा दिया है। रूस इससे बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा है, बैन्स के बावजूद भी वो अपने स्टैंड पर कायम है, क्योंकि रूस का जियोपॉलिटिकल जो ऑब्जेक्ट है वो उस क्लियर ऑब्जेक्ट के साथ ही आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच जल्दी से आगे बढ़ते हैं टॉप अपडेट्स में, और देख लीजिए नाटो में मेंबरशिप के लिए इन सब के बीच फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई कर दिया है। वो मई में इसको लेकर अप्लाई करने वाले हैं, मूड बना चुके हैं अप्लाई करने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको यूक्रेन की जो तस्वीर है वो नजर नहीं आ रही है? अमेरिका के सैन्य हथियार इन सब के बीच पोलैंड पहुंच रहे हैं, ट्रेन से इसके बाद पोलैंड से इन्हें कीव पहुंचाया जाएगा, यानी तमाम सैन्य उपकरण लगातार यूक्रेन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश जो कह रहे हैं कि भाई शांति करिए, युद्ध रोकिए। युद्ध रोकना है तो फिर हथियारों की सप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच रूस ने जर्मनी के 40 राजनयिकों को
बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सीधे सीधे जर्मनी को जवाब है, क्योंकि जर्मनी ने जिस तरीके से रूस पर सैंक्शन लगाया था, रूस ने कहा था कि जर्मनी को भी आईना दिखाया जाएगा। पोलैंड के विदेश मंत्री इन सब के बीच पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि रायसीना डायलॉग है और इस डायलॉग में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय रूस और यूक्रेन का है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि तमाम जो देश ईयू से आए हुए हैं, जो मिनी ईयू दरअसल भारत में जो इस वक्त जिनकी मौजूदगी है, उनकी तरफ से भारत को कहीं ना कहीं से अपने हक में यानी यूक्रेन के हक में करने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरीके से कोशिशें जारी हैं, लेकिन इन कोशिशों के बीच भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत अपनी देश को वरीयता देते हुए तमाम उन चीजों को अपने नेशनल इंटरेस्ट में वो आगे बढ़ेगा जो हमारे लिए जरूरी है। कोई दुनिया का मुल्क हमें ये सिखा नहीं सकता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और इसीलिए भारत के इस स्टैंड की सभी ने सराहना भी की है। आइए सबसे पहले अब चलिए वॉर जोन से निकलकर टॉप अपडेट्स के बाद सीधे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं, जो बता कि कई देश उठा रहे हैं रूस यूक्रेन का मुद्दा। यूक्रेन युद्ध पर भारत की यूरोप को दो टूक है। भारत से ज्यादा यूरोप के साथ चर्चा करता है रूस। अब देखिए, ये वो देश हैं जो ये कह रहे थे कि भाई आए थे ना लावरोव, तो आपने क्यों नहीं उनसे बात की, क्या उन्होंने आपसे यूक्रेन को लेकर कोई बात की? तो भारत ने कह दिया है, स्पष्ट दो टूक जवाब दिया गया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कि रूस भारत से कहीं ज्यादा यूरोप के देशों के साथ संपर्क में रहता है। इन सब के बीच लोकतंत्र का भी हवाला दिया गया, लेकिन लोकतंत्र का हवाला देने के नाम पर भी भारत ने आईना दिखाया है और सीधे सीधे कहा है कि जब बात अफगानिस्तान की थी तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले वो देश चुप क्यों बैठे थे? अफगानिस्तान संकट के समय बस देखते ही रह गए थे। ये लोकतंत्र का हवाला देने वाले मुल्क तो ऐसे में भारत की ये दो टूक क्या यूरोपीय देशों को एक आईना दिखा रही है? और जब ये आईना दिख रहा है तो क्या यूरोपियन यूनियन इस बात को समझेगा कि सच और झूठ की जिस बारीक लाइन को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, दरअसल वो बारीक लाइन ही क्लियर करेगी रूस और यूक्रेन के युद्ध के समाधान का रास्ता। आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए भारत ने किस तरह से दो टूक जवाब दिया है यूरोपीय देशों को। जब अफगानिस्तान का मसला, जब लोकतंत्र का मसला, जब रूस और यूक्रेन का मसला आता है, तो विदेश मंत्री हमेशा की तरह एक बार फिर से तीखे तेवर में जवाब देते हुए नजर आते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं भारत की ये दो टूक। Towards Ukraine is an example of an authoritarian state attacking a democracy. Indeed, many would say that Russia attacked Ukraine precisely because it's a democracy. How does India, as the world's largest democracy, see its role in defending free societies globally? We have a fairly clear position that has been articulated, a position which emphasizes the urgent cessation of fighting, which urges a return to diplomacy and dialogue, which stresses the need to respect sovereignty and territorial integrity of states. But since you raised it as a larger issue, I do think this is an issue of concern not just for India, because the fact is that there are different countries who in a sense evolve a combination of values, interests, history, experience, culture to approach conflicts and specific situations. I mean, you spoke about Ukraine. I could also, I remember less than a year ago what happened in Afghanistan, where an entire civil society was thrown under the bus by the world. Or we in Asia face our own sets of challenges, which often, I would say, impact on the rules-based order. So,
I would say quite honestly, all of us would like to find the right balance of our beliefs, of our interests, of our experience, and that's really what we're all trying to do. And it looks different from different parts of the world. The priorities are different. That's quite natural. But as I said, at the moment, these shocks are really for all of us to be concerned about, because each of these events, Afghanistan, COVID, Ukraine, big power rivalry, have global consequences, and consequences for the everyday person. My question is, dear colleague, we know that a few weeks ago Sergei Lavrov, who was appointed in 2004, same year as myself, he was here in Delhi. Can you tell us a little bit the justification of what Russia is doing in Ukraine? We heard in Europe always a denazification and then also to prevent the genocide of Russians in Ukraine. So really the justification of such a military intervention after the 24th of February this year, how does he explain it to you? He is a diplomat. He was represented Russia, even the Soviet Union before, in New York. He is minister since 17, 18 years. And I think everything that Russia is doing in Ukraine is against, really against international law and also the Charter of the UN. Thank you. Particularly new to contribute to that. But again, look, I do want, I recognize today that the conflict in Ukraine is the dominant issue, if not among the dominant issues of the day. And it's a dominant issue not just in terms of principles and values alone, also in terms of the practical consequences of it, the knock-on effects. You have, in this part of the world, not just here in Africa, in other parts of Asia, people are seeing the conflict play out in terms of higher energy prices, in terms of food inflation, in terms of disruptions of various kinds. So the truth is, there is really nobody who wants to see this conflict. There will be no winners out of this conflict. But I also stress, and I say this to you because both of you are my European colleagues, and I understand that at this moment this would probably occupy you to the exclusion of almost everything else. But there is also a world out there, and I'm very glad that you're sitting. तो एस जयशंकर की दो टूके सीधे सीधे दुनिया भर में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हैं। एस जयशंकर ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लोकतंत्र का आप हवाला देते हैं लेकिन अफगानिस्तान पर चुप रहते हैं। आप चाहते हैं कि भारत रूस को किसी ना किसी तरीके से कुछ इंटरवीन करे, लेकिन रूस जो लगातार यूरोपियन कंट्रीज के साथ सबसे ज्यादा कोलैबोरेट करता है, सबसे ज्यादा संपर्क में रहता है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये सीधी सीधी वो बातें थी जो यूरोपीय देशों को आईना दिखा रही है। क्या ये जो आईना दिखाया गया है भारत की तरफ से, यही सीधे सीधे पानी डालने का काम करेगा जिस आग को भड़काने की कोशिश यूरोप कर रहा है? आइए जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तीन विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर आए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत, जय हिंद सर। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल प्रणय सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत सर, जय हिंद। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ फॉर्मर डिप्लोमेट BS निगम साहब, बहुत बहुत स्वागत, जय हिंद सर आपको भी। और सीधे सीधे बख्शी साहब आपके पास ही आते हुए शुरुआत आज आपसे करती हूँ। देखिए, ये है नाटो का खेल, तमाशा बनाकर रख दिया है। एक तरफ तो कह रहे हैं भाई बंद करो, दूसरी तरफ से दे रहे हैं हथियार, और हथियार भी नहीं दे रहे हैं। एक तरह से सीधे सीधे कहें तो जेलेंस्की को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन यही बातें जो भारत समझ रहा है, और इसीलिए भारत ने दो टूक एक जवाब दिया है। लोकतांत्रिक हवाला हमें मत दीजिए, हम जानते हैं लोकतंत्र के मूल्य क्या होते हैं और उनको कैसे संजो कर रखना है।
ये जो बड़ा मंच भारत ने दुनिया भर के मुल्कों को दिया रायसीना डायलॉग के जरिए, आप ये मान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन या दुनिया भर की जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, आज उन तमाम डिस्कशंस का एक सेंटर बन चुका है, एक एपी सेंटर बन चुका है भारत, और इसीलिए भारत की तरफ ज्यादा निगाहें हैं? बख्शी सर। लावनी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत की स्थिति आपने पहले से देख ली थी। भारत के ऊपर नजरें थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम्स की बात हो, चाहे मेडिएशन की बात हो, चाहे भारत और इजराइल की बात एक साथ ली जा रही थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत ने दो टूक जवाब हर बार दिया है। जब ऑयल कंजम्पशन की बात आ रही थी तो भारत ने क्लियर कह दिया था कि जो यूरोप के देश एक दोपहर को ऑयल खर्च करते हैं, भारत एक महीने में खर्च करता है उनसे लेके। और फिर ये भी बात बता दी कि रूस यूरोपियन कंट्रीज के ज्यादा वार्तालाप कर रहा है, उनके ज्यादा क्लोज है और ट्रेड कर रहा है बशर्ते इंडिया के साथ। तो ये एब्सोल्युटली क्लियर है। पर ये हमें पता होना चाहिए, ये जो नेटो की बात कर रहे हैं, नेटो के दो भाग हैं, एक यूरोपियन भाग और एक अमेरिका और यूरोप में अब होल्ड लगी है कि किसकी आर्मामेंट ज्यादा बिकेगी। नेटो कंट्रीज अपनी आर्मामेंट बेचना चाहते हैं सबसे ज्यादा। उनको कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जितनी आग लग रही है उतना तेल डाल रहे हैं, उतनी मिसाइल, उतने टैंक्स। यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम ने बोल दिया है, अब T-72 पोलैंड को बोला, अब T-72 रहने दीजिए, अब हमारे टैंक्स लीजिए। अब ये देखिए, सब अपनी इस तंदूर में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये सारी की सारी जो गेम है, ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका है और रशिया को वीक करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली अमेरिका रशिया को आउट ऑफ सीन करना चाहता है और दोबारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाए तो उनके बड़े फायदे हैं। सब आर्मामेंट और बिकेगी, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। और अभी आप देखेंगे सबसे ज्यादा आर्मामेंट बिकेंगे। इराक में सबसे ज्यादा आर्मामेंट बिके, $2.2 बिलियन का जो फायदा उठाया अमेरिका ने। तो ये सब अमेरिका और नेटो का खेल है और इस समय नेटो को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अगर नेटो ना हो बीच में, नेटो को यूक्रेन कह दे मैं नेटो को नहीं ज्वाइन कर रहा, रशिया ने अपना तो टारगेट हासिल कर लिया है। क्रीमिया को ले लिया है, डोनेट्स्क के एरियाज को ले लिया है, अपना आधिपत्य जमा लिया है और मारिउपोल के पोर्ट को ले लिया। और उसको क्या चाहिए? और उससे बेसिकली वो ये चाहता है, पर वो नेटो को निकलने ही नहीं देंगे और रशिया को वीक करते रहेंगे। और इसीलिए ये आप खून खराबा देख रहे हैं। जब तक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम नहीं होगा, जब तक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक आप खून खराबा देखते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है ना कि इसे बढ़ाएगा कौन? बात करने के लिए तो देखिए प्रणय साहब, बात करने के लिए तो UN चीफ पहुंच गए हैं, लेकिन बात कब होती है? 62वें दिन बात करने की याद आती है। 62वें दिन, इसके एक दिन पहले अब देखिए 60-61वें दिन पहुंच जाते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। मतलब क्या आप टाइम देख रहे हैं? टाइमलाइन, युद्ध तो शुरू हुआ था, एक हफ्ते में चीजें क्लियर आउट हो गई थी कि क्या होने वाला है। ये सब तो पहले ही उठाया जाना चाहिए था। मतलब नाटो देश और अमेरिका, ये क्लियर आउट उनका एक तरह से उनका क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी सर कह रहे थे, हथियारों के बेचने की होड़ लगी हुई है, तमाशा बना रहे। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने क्या किया, कहते हैं ना कि ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्टा, दो लोगों को भिड़ा दिया और अपना किनारे खड़े होकर वो मूक दर्शक बने हुए हैं। ये स्थिति पैदा कर दी है इन देशों ने। तो ऐसे में भारत की तरफ से जो आईना दिखाया गया सर, क्या ये आईना समझ में आएगा? ये समझेंगे उस बात को जो भारत बताने की कोशिश कर रहा है? एकदम लावनी जी, ये आईना दिखाया गया और इनको खूब समझ में आया है। और जयशंकर जी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि भैया आप हमसे ज्यादा आप वार्ता करते हैं। याद होगा आपको 2+2 के जब वार्तालाप में, जब न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा था कि साहब जितना तेल आप पूरे महीने में लेते हैं, हम तो सिर्फ आधा आपके उतने, उसमें अब सिर्फ दोपहर में हमारा तेल पे उतनी खपत होती है। मतलब ज्यादा तेल तो आप खरीद रहे हैं और आप ज्यादा बात करते हैं, आपसे उनकी ज्यादा संबंध है और हमको आप दुहाई देते हैं, हमको बताते हैं आईना। हम लोग ने उनको साफ साफ आईना बता दिया। और रशिया का जो बात है, रशिया ने बहुत बढ़िया तरीके से कल 2-4 अगर आपके आसपास शायद टीवी का वॉल्यूम ऑन है, could you please just switch off that volume?
बिकॉज आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मेरी आवाज हाँ आ रही है ठीक से? आवाज नहीं आ रही है या अब आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज हाँ। कंटिन्यू। तो जयशंकर जी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि भाई आप हमसे ज्यादा आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे ज्यादा तेल लेते हैं, उनसे ज्यादा आप व्यापार करते हैं, हम लोग तो बहुत कम व्यापार करते हैं। और साथ साथ में रूस ने एक बहुत बड़ी चाल चली, मैं उसके बारे में एक लाइन बताता हूं कि 4 दिन पहले मेजर जनरल उनके जो सेंट्रल कमांड के थे रुस्तम मिनेकेव, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बयान दिया। उन्होंने कहा पुतिन जी ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था भैया हम मारियोपोल हासिल कर लिए हैं और हमने डोनबास रीजन पर हम अपना आधिपत्य जमा लेंगे। इसके साथ साथ मेजर जनरल ने कहा कि हम मोल्दाविया के ट्राइनेस्ट्रिया जगह को भी हम अपना बना लेंगे। उन्होंने इन सब देश जैसे ये जो कूद रहे हैं, जो पोलैंड वगैरह वगैरह जितने लोग आगे पीछे फिनलैंड स्वीडन नाटो में ज्वाइन करने के, सबको कहा आगे संभाल के अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे यूरोप में, एक वार्निंग दिया। और आप जो कह रही हैं चारों तरफ वार्तालाप का माहौल बन गया है, क्योंकि सबको अब पता चल गया है कि पुतिन साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि हम मारियोपोल जीत गए हैं, विजय हासिल कर लिया है, हम लोग ने डोनबास रीजन पर आधिपत्य जमाएंगे, थोड़ा और हम सफाई कर रहे हैं। एक बड़े मजेदार बात आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मारियोपोल को पूरा कब्जा कर लिया, पर वहां के एक स्टील प्लांट को अभी उन्होंने उसके अंदर नहीं घुसे हैं, क्योंकि स्टील प्लांट में बहुत से सैनिक जो बाहर के हैं, अजोव बटालियन के, और बहुत सी चीजें हैं। उसमें एक खुफिया बात, हंटर बाइडेन और उनके साथी जेलेंस्की और उनके साथी मिस्टर एकमेदेव, ये सब का वहां पे बहुत बड़ा बायो लैब, बहुत बड़ा PIT 404 बायो लैब है जी। इस बायो लैब की सुरक्षा के लिए सब लोग, और पुतिन ने कहा कि हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे, हम लोग बाहर से इसको बंद कर देंगे, अपने आप ये खड़बड़ा के आएंगे। इसलिए आप देख रही हैं कि सब लोग खड़बड़ा के भागे हुए हैं, सब लोग जान रहे हैं कि सब लोग जान रहे हैं कि एक बात तो तय, बिल्कुल, यानी एक बात तो तय, देखिए एक बात तो तय है निगम साहब, शुरू से ही हम लोग देख रहे थे कि पुतिन का एक ऑब्जेक्टिव है, जेलेंस्की की जिद है, हम वहां पे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में क्या वो कदम उठा रहे हैं इसमें नहीं समझ में आता है। लेकिन पुतिन का नेशनल इंटरेस्ट में उठाया गया कदम है, विस्तारवाद नहीं है, ये राष्ट्रवाद है, हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन अब भारत की तरफ, जैसे हमने पहले भी कहा कि आग तो यूरोप लगा रहा है, लेकिन चाह रहा है कि पानी डाले भारत। लेकिन भारत जिस तरीके से अब दो टूक आईना दिखा रहा है, दो टूक शब्दों में बयान दे रहा है, क्या आपको लगता है कि यूरोप के देश या अमेरिका इन चीजों को समझ पाएंगे? वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रूस से दूरी बना लीजिए। अमेरिका ने क्या स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई हमें पता है कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं रूस के साथ, लेकिन फिर भी आपको बदलना चाहिए अपना साथी। बोरिस जॉनसन कह के चले जाते हैं जी हमें पता है कि आपकी पारंपरिक रिश्ते रहे, आप उसमें बदलने वाले नहीं, फिर भी सोच कर देखिएगा। और सोचते सोचते उन्होंने एक दो झुंझुने पकड़ा दिए कि नीरव मोदी और माल्या को हम रखना नहीं चाहते, ले लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं से भारत को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत जो स्मार्टली जवाब दे रहा है, क्या वाकई इसका कोई इंपैक्ट होगा? निगम साहब। BS निगम साहब। मैडम जी, दुनिया भर में जो भारत की विदेश नीति है वो इन्हीं बातों के लिए जानी जाती है कि हम यस या नो में उत्तर नहीं देते, जैसे दूसरे लोग उत्तर देते हैं, यूरोप के देश देते हैं। जी निगम सर, आई थिंक आपके टीवी का वॉल्यूम ऑन है, आप अगर उसका वॉल्यूम, क्योंकि निगम सर जी आपकी आवाज डबल आ रही है, बहुत क्लियर नहीं आ रही है, अगर आप हो सके तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। जी कंटिन्यू करें सर प्लीज। हाँ मैंने बंद कर लिया है। जी जी प्लीज प्लीज तो कंटिन्यू। जो यूरोप के देश चाहते हैं कि यस या नो में उत्तर दिया जाए, भारत ऐसे नहीं दे सकता, कितना ही भी दबाव डाल लें। ये जो अभी डायलॉग दिल्ली में चल रहा है रायसीना के नाम से, तो ये भी एक प्रकार से भारत की तरफ से तो ऑफर था, आइए डिस्कस करते हैं, ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। उसमें यूक्रेन भी आना स्वाभाविक था, लेकिन भारत के जो हमारे विदेश मंत्री हैं, ये मानना पड़ेगा कि उनका जो अनुभव रहा है विदेश सचिव के रूप में, वो अब उनके हमें एक फ्रूट्स मिल रहे हैं, है ना।
उन्होंने जो ढंग की बात कही है, जो अभी हमारे पूर्व विशेषज्ञों ने बताया है, और जो पहले से भी विदित था, चाहे वो तेल के बारे में रहा हो, चाहे वो अमेरिका के बारे में रहा हो। और एक जो आपने बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है, ये अफगानिस्तान के वक्त पे चुप क्यों थे, जब वहां डेमोक्रेसी परास्त हुई थी, आतंकवादियों ने कब्जा किया था, एक चुनी हुई सरकार को रौंद दिया गया था, एक इतनी बड़ी शक्ति को झुक करके जाना पड़ा था। उस समय नाटो कहाँ था, उस समय यूरोप के देश कहाँ थे, किसी ने ये उफ तक नहीं कहा, किसी ने किसी अमेरिका का साथ तक नहीं दिया। तो सीक्रेट डील हो गई थी ना, नाटो की सेना को वापस बुलाया गया था, ये एक सीक्रेट डील थी। भले ही बाद में कहा गया हो कि भाई ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, लेकिन ये सीक्रेट डील थी। नाटो फोर्सेस को किस तरीके से वहां से हटाया गया था, ये पूरी दुनिया ने देखा था। तो ये तो इनका जो दोहरा चरित्र है सर, हम लोग देख रहे हैं, और इसीलिए ये जानते हैं कि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन भारत का चरित्र जो स्पष्ट है, जो ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए ये लगातार भारत की तरफ देख रहे हैं। और यही वजह है कि रायसीना डायलॉग्स में इस बार चर्चाएं तो बहुत होनी थी, लेकिन मुख्य मुद्दा रूस और यूक्रेन बन गया। आइए इसी के साथ मैं आप तीनों के पास लौटूंगी, लेकिन वॉर जोन से निकलकर वॉर ब्रेकिंग की तरफ चलने का समय हो रहा है। इस वक्त की एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ अब सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है, वॉर ब्रेकिंग, कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो देशों में शामिल होने के लिए 16 मई को अप्लाई करेगा। 16 मई को मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे फिनलैंड और स्वीडन। अमेरिका और ब्रिटेन देखिए फिर से लॉलीपॉप दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दोनों ही देशों को वो सैन्य और राजनीतिक सहयोग देंगे। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दोनों देशों के प्रमुखों ने संयुक्त बैठक में फैसला लिया है 16 मई को मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए फिनलैंड और स्वीडन दोनों तैयार हैं। और इन स्पीच अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों को सैन्य और राजनीतिक सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से जिस तरीके से यूक्रेन का हाल हुआ है, आइए अपने मेहमानों के पास लौटते हुए प्रफुल्ल बख्शी सर, यूक्रेन का हाल दुनिया ने देखा, लेकिन अभी क्या समझ नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। यूक्रेन को भी नाटो में जाने की जिद ने तबाह कर दिया। जेलेंस्की की जिद ने यूक्रेन के लोगों को मौत लेने के लिए मजबूर कर दिया। और अमेरिका जो बार बार ये कह रहा है कि भाई हम सपोर्ट देंगे, जेलेंस्की बीच में आकर कहते हैं देखिए कहिए मत, करके दिखाइए, कुछ दीजिए। तो क्या फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को ये दिखाई नहीं दे रहा है? प्रफुल्ल बख्शी सर। देखिए, फिनलैंड और स्वीडन को सबको दिखाई दे रहा है। स्वीडिश आर्मामेंट सबसे ज्यादा बिकता है, आपको पता होना चाहिए। स्वीडिश फाइटर एयरक्राफ्ट हमारी होड़ में भी लगे हैं, वो ग्रिपेन वगैरह सब वो बेचना चाहते हैं हमको। ये सारा का सारा गेम है कि वो नेटो में आ जाएं और फिर वो अब पूरा का पूरा मार्केटिंग का फायदा उठाएं। ये बेसिकली ये इनका गेम है। और फिनलैंड तो पुराना रशिया का दुश्मन है, वो तो है ही, वो आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सारा का चर्चा पता है। और स्वीडन जो तटस्थ देश होता था, वो अब वो तटस्थता उसकी कहां जाएगी ये नहीं पता, पर इस समय उसको अपना डॉलर्स दिखाई दे रहे हैं और मार्केट दिखाई दे रहा है, वो ये गेम करना चाहता है। और दूसरा, उसको ये भी डर है कि कहीं जैसे अर्स्टवाइल, जैसे फिनलैंड वगैरह या अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन कंट्रीज पे रशिया कहीं अगर धावा बोलेगा तो वो एटलीस्ट नेटो की छत्र छाया में रहेंगे और बचे रहेंगे। बेसिकली ये भी उनका थोड़ा सा डर बैठा रहता है। लेकिन नेटो की छत्र छाया में कहाँ कैसे कोई बच पाया? अफगानिस्तान के हालात देख ही लिए हमने, यूक्रेन के हालात हम देख ही रहे हैं। किस तरीके से? जी नहीं, सुनिए ना अफगानिस्तान नेटो में था, ना यूक्रेन नेटो में था। संरक्षण देने की जो एक उम्मीद की जाती है ना, संरक्षण कहाँ मिला? नहीं, वो जब तक आप साइन ना करके ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आप उनके बाहर हैं। इसीलिए यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है, इसीलिए फिनलैंड ज्वाइन करना चाहता है। ये ज्वाइन करने में और बोलने में बड़ा फर्क है, तो ये आप याद रखिए। अगर किसी नेटो कंट्री पे हमला हुआ वो बात दूसरी होगी, पर अगर नेटो समर्थक कंट्री कोई है उसको कोई परवाह नहीं करता। इसलिए यूक्रेन की कोई परवाह नहीं कर रहे। यूक्रेन को कह रहे हैं लड़े जाओ, आर्मामेंट लिए जाओ, पर हमको बुलाओ मत। प्रणय सर, कैसे ले रहे हैं आप इस खबर को? फिर देखिए, यूएस और यूके जितने देश हैं ये जान के कह रहे हैं स्वीडन को बुला रहे हैं, इसलिए कि ये स्वीडन बहुत ही धनाढ्य देश है और इससे आएगा तो नाटो की आय बढ़ेगी और जो जखीरा जो बेचने वाले जो महा कंपनियां हैं इनकी सबकी बिक्री होगी।
सबसे बड़ी बात ये, तो नाटो को तो इसलिए जगा रहे हैं। और फिनलैंड बहुत दिनों से चाह रहा था नाटो में जाने के लिए, रशिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया इस चीज को नहीं देख रहा है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग भले आज नाटो को खड़ा कर दें, आज भारत के पास जो आपने पहली बात जो कही कि भारत के पास जो पानी है, पानी लेने जब ये लोग आए हैं तो भारत पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि आप प्रशांत महासागर में क्या करोगे, आपके हमारे सामने एक बहुत बड़ी संकट खड़ी है, उसमें आप क्या हिस्से लोगे? आप मुझसे तो बात कर रहे हो, पर ये बताओ, क्योंकि सबको पता है कि आखिरी जो दांव, जो आखिरी पानी फेंकेंगे वो सिर्फ मोदी जी फेंकेंगे। ये आके सर्जी लावरोव ने कह दिया है और पुतिन का इशारा है, और जिस दिन भी बात खत्म होगी उस दिन भारत ही करेगा। और भारत बहुत शांति से देख रहा है कि कब इसको शांत करना है। तो भारत बहुत गंभीर मुद्रा में और बहुत हसीन मुद्रा में अपने पास अपने को वक्तव्य दे रहा है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो बहुत बढ़िया तरह से सब कुछ पूरे सधी और सटीक आईना दिखा रहे हैं। सधी और सटीक प्रतिक्रिया बीएस निगम साहब, ये दरअसल यही समय की मांग है, सधी और सटीक प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम मुद्दे को गंभीरता से नहीं समझेंगे, उसके लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक समाधान निकलेगा नहीं। और मुझे लगता है कि भारत उस दिशा में सोच रहा है, लेकिन बाकी देशों के लिए तो उनका सिर्फ व्यापार है। इसीलिए देखिए ना, अभी स्वीडन और फिनलैंड भी इन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां, वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से बदल रहा है। बीएस निगम सर, निगम सर, आई थिंक बीएस निगम सर से हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया है। बहरहाल एक बड़ा शॉर्ट कमेंट मैं प्रफुल्ल बख्शी सर और प्रणय सर आपके साथ लेना चाहूंगी। बीएस निगम सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? निगम सर, आई एम सॉरी, आई थिंक उनसे कनेक्शन हमारा टूटा हुआ है। प्रफुल्ल बख्शी सर, इन सबके बीच आप देखिए, रूस के विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि दुनिया विश्व युद्ध के जो तीसरा विश्व युद्ध है उसको वो खतरा अभी टला नहीं है। आप ये मत सोचिए कि खतरा टल गया है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उन्होंने सीधे कह दिया है नाटो सपोर्ट कर रहा है, मतलब रूस से नाटो सीधे युद्ध लड़ रहा है। बख्शी सर, देखिए ऐसा है, नेटो सपोर्ट करेगा तो नेटो की वो कंट्री जो है इन्वॉल्व होंगी वो रशिया के खिलाफ हो जाएंगी। ये नहीं कि मैं कह सकता कि न्यूक्लियर वॉरफेयर स्टार्ट हो जाएगी। ये बात मैं कभी मानूंगा नहीं। न्यूक्लियर वॉरफेयर ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। हाँ, कोई नॉन स्टेट एक्टर, कोई टेररिस्ट के हाथ कोई न्यूक्लियर वेपन पड़ जाए और कोई इस्तेमाल कर ले, वो दूसरी बात है। ऐसे कोई नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये तो फिर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और सबके सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर छोटे वेपन्स हैं जो इस्तेमाल किए जा चुके हैं और हैं जो डिप्लीटेड यूरेनियम को बढ़ाते हैं, वैसे वेपन सिस्टम होंगे। अरे उसको छोड़िए, अगर आप एरोसॉल बॉम्ब, एयर फ्यूल बॉम्ब और जिसको वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं, अगर वो इस्तेमाल हो, वो न्यूक्लियर के बराबरी करते हैं, तो बहुत हताश ह्यूमैनिटी होगी, बहुत लोगों का बहुत मारे जाएंगे। ये मैं मानता हूं, लेकिन न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं हो जी। लेकिन जिस तरीके से प्रणय सर, जिस तरीके से लावरोव अगर ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट युद्ध में हैं, ये प्रॉक्सी मत करिए। आप प्रॉक्सी करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे डायरेक्ट युद्ध लड़ रहे हैं, और अगर ऐसा युद्ध है तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी है। वो सीधे सीधे बात कह रहे हैं प्रणय सर। इसको ज्यादा मत कीजिए, जेलेंस्की की जिद के पीछे आप लोग और इसको आग मत भड़काइए, नहीं तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने बहुत बार न्यूक्लियर बॉम्ब की प्रताड़ना की है, और आपने देखा हाइपरसोनिक वो बॉम्ब भी फेंके हैं, उन्होंने केमिकल वेपन्स भी फेंके हैं। इसलिए रूस ने दिखा दिया है कि देखिए, हमको सिर्फ ललकारिए मत, हम करके दिखाएंगे। पर सबसे बड़ी मजेदार बात, यूएन के एंटोनियो गुटेरेस बैठे हुए मॉस्को में, बात पीसफुल चल रही है। आपने जो शुरुआत की कि 9 मई तक, तो हो सकता है 9 मई के पहले और 9 मई को पुतिन शायद आपका शांति की झंडा फहरा दे। हो सकता है कि ये जी हो सकता है, और इसमें भारत के पुतिन ने प्रमुख भूमिका रहेगी। जी, भारत की भूमिका प्रमुख रहेगी। 9 मई तक उम्मीद है, लेकिन इसके पहले भी कुछ स्टेटमेंट आए थे। याद होगा कि लगातार ये यूरोपीय देश कह रहे थे कि ये साल भर भी चल सकता है, और ये लावरोव साहब भी पहले कह चुके हैं कि ये तो साल भर भी चल सकता है। तो ये जो दो परिस्थितियां हैं, कैसे आकलन किया जाए? जल्दी से सर, समय की कुछ सीमाएं हैं। निगम सर।
हाँ, ये युद्ध तो 9 तारीख तक अभी और देखना पड़ेगा, 9 मई को क्या होता है ना। और अगर ये लंबा चला तो अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जो नाटो देशों की मेंबरशिप की बात आप कर रहे थे, क्योंकि मुझे सुनाई कम दिया यहाँ पे, वो क्लियर नहीं हो पाया था। थोड़ा शॉर्ट में समय की सीमा है जी। देखिए, इसमें नेशनल इशू है रूस के साथ में। रूस से सटे हुए जो भी देश अगर नाटो की मेंबरशिप लेंगे तो उनके साथ में भी रूस वही व्यवहार करेगा यूक्रेन के साथ किया है। तो बर्बादी के लिए दोनों देश तैयार रहे। नाटो की जिद अभी जेलेंस्की ने नहीं छोड़ी है और बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल वही व्यवहार ये तय करना होगा। बिगड़ने वाला है। जिद के आगे जो परिस्थितियां बनती हैं वो यूक्रेन में बनती हुई हम देख रहे हैं, और इसलिए तमाम जो मुल्क अभी नाटो में जाने की उम्मीद रखते हैं उनको एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। विस्तारवाद और राष्ट्रवाद में जो बड़ी महीन लाइन होती है उस लाइन को समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। आज समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए आप लोगों ने बड़े विस्तार से चीजों को समझाया। इतना जरूर है कि दुनिया भर के जो देश हैं उनकी निगाहें अब भारत पर टिकी हुई हैं। वो भारत जो विश्व शांति का प्रणेता माना जाता है, लेकिन भारत जिस तरीके से यूरोपीय देशों को, अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि झूठ पर आधारित इन देशों ने एक पूरे के पूरे एक ऐसे आधार को तैयार कर दिया है जो सिर्फ व्यापार है, जो हथियारों की खरीद फरोख्त का बाजार है और बर्बाद कर रहा है उन मुल्कों को जिनको ये कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए खुद समझने की जरूरत है। युद्ध रुकेगा जरूर, और उम्मीद है कि इस युद्ध को रोकने में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत ही निभाएगा। भारत ही है जो बताएगा कि विश्व शांति का दरअसल मतलब क्या होता है। चलिए, इसी के साथ वॉर जोन में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।